नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रबोध में। प्रबोध में हम हमेशा आपको एक विशेष अतिथि से मिलवाते हैं और चर्चा करते हैं एक नए विषय पर। तो आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है श्री राम तिवारी जी, जिनके पास जिम्मेदारी है महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक की और साथ ही वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार हैं। और इसके अलावा उनके पास एक और जिम्मेदारी है, वीर भारत के वे न्यासी सचिव हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि वे मध्य प्रदेश की संस्कृति को किस तरह फैला रहे हैं पूरे भारत में और लोग हमारी इस संस्कृति को जान पा रहे हैं। तो नमस्कार श्री राम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके पास तीन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और तीनों ही महत्वपूर्ण हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि आप मुख्यमंत्री जी के संस्कृति सलाहकार हैं। तो ये तीनों जिम्मेदारी जो आप निभा रहे हैं, इसको किस तरीके से आपने कि तीनों को किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं कि जो विक्रमादित्य महाराजा विक्रमादित्य का जो शोधपीठ है उसको आप कैसे आगे लेकर चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के आप संस्कृति सलाहकार हैं, उसको आप किस तरीके से निभा रहे हैं और वीर भारत के आप न्यासी सचिव हैं। देखिए, आपको शायद ध्यान होगा जी, बहुत पहले, शायद 4 साल हो गए उसको। जी, आप ही ने मेरा इंटरव्यू किया था। जी, मैंने लिया था आपका। तो उसमें विक्रम शोधपीठ की तब मेरे पास निदेशक की जिम्मेदारी थी जी। और उस वक्त नया नया मैंने काम शुरू किया था। कहना केवल इतना चाहता हूँ कि चाहे वो निदेशक की भूमिका रही हो, मेरी न्यासी सचिव की भूमिका रही हो या सलाहकार की है, जी जी, चुनने वाले डॉक्टर मोहन यादव। जी जी जी, मैं तो अपनी एक तरह से नौकरी कर चुका, 2014 तक रिटायर हो गया। उसके बाद उनने प्रेम में या जो भी उनके विचार रहा हो मेरे उपयोग का, तो जो जिम्मेदारी देते हैं मैं उतनी करने की कोशिश करता हूँ। बस इतना ज़रूर है कि जो मुख्यमंत्री ने जो मुझ पर भरोसा किया, तो मेरा ख्याल है कि 4-5 साल तो हो ही गए करते हुए। तो मैं शायद शोधपीठ का तब तो शायद स्थापना ही हुई थी। तो मैंने पूछा तो नहीं कभी भी उनसे, और बल्कि मैं क्यों पूछूँ, ये आप लोगों का काम है कि पूछें कि भाई आपने एक आदमी को जिम्मेदारी दी, 1 दी, 2 दी, 3 दी, ये क्या है, और वो भी संस्कृति से जुड़ी हुई। हाँ। सर, मैं यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगी कि क्योंकि जब आप प्रशासनिक सेवा में थे, संस्कृति विभाग में आपने अपनी सेवाएं दी है और उस समय शायद आपका चयन मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए किया क्योंकि जब हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस हम मनाते हैं, उसको आपने एक नए रूप में लाने की कोशिश की। उसमें आपने मध्य प्रदेश की पूरी संस्कृति को एक साथ मिलाया और एक नया रूप देने की कोशिश की। और साथ ही अगर हम बात करें कि जो हमारे यहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम है, उसकी भी स्थापना आपके पास थी, आपके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, आपने उसको भी सामने लेकर आए। तो यही एक कारण है कि आपको मुख्यमंत्री जी ने संस्कृति से ही जुड़ा हुआ काम आपको दिया है। क्या मैं सही हूँ? नहीं, मैं थोड़ा सा यादों में चला गया जी जी, कि 1979 में मैंने मध्य प्रदेश कला परिषद, अब उसका नामो निशान नहीं है जी, उसको मर्ज हो गई, वो अलाउद्दीन का संगीत एकेडमी में। तो उसमें मैं प्रकाशन अधिकारी के रूप में आया और उस वक्त जो चयनकर्ता मेरे थे हरिभाऊ जोशी, जो तत्कालीन संस्कृति मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, समाज कल्याण पंचायत के मंत्री थे, तो एक वो और एक दूसरा अशोक वाजपेयी। तो उन्होंने देखा, उनसे सीखा और करते करते फिर मैं फिल्म विकास निगम में गया। फिल्म विकास निगम बंद हुआ, तो अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जोड़ने का जो सिलसिला चालू हुआ। जी जी, जैसे फिल्म विकास निगम में भी था तो क्लासिकल सिनेमा को लेकर पटकथा एक मैगजीन मैंने शुरू की, जर्नल था वो। और मेरा मतलब मेरा क्या मित्रों को मानना है, जो सिनेमा का जो लोग अध्ययन करते हैं, अन्वेषण करते हैं, कि उस जैसी पत्रिका हिंदी में कहीं थी ही नहीं। जी, आज भी नहीं है। जी जी जी। तो अंदर से आनंद ये आता है कि जो हम सोचने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, यदि ईमानदारी से हम उसको प्लान करें, जो हमारे ऊपर के लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। स्वराज भवन भी अब संयोग से मैं उसका भी फाउंडर डायरेक्टर हूँ। बिल्कुल। स्वराज भवन भी मेरे फिल्म विकास निगम बंद हुआ तब माननीय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, तो स्वराज भवन तब भी ये मान के चला जा रहा था कि भाई एक तो ठीक है, एक साधारण सा संस्थान, ये क्या करेंगे फ्रीडम होम। लेकिन आज भी मेरा ख्याल, मेरी जो जानकारी है, मुझे आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं कि स्वराज भवन जैसा स्वाधीनता संग्राम को लेकर
उनके अन्वेषण, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसको लेकर कोई दूसरा संस्थान देश में नहीं है। जी जी जी। और उसमें खास तौर पे आप उन लोगों को लेकर आते हैं जो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिनको लोग नहीं जानते। जी। उनकी भी कथाएं मैंने सुनी है, जो रेडियो स्वराज संस्थान चलाता है, बहुत ही अच्छा है। जैसे आपने रेडियो आज़ाद हिंद की बात की, जी 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 ठीक उसी वक्त वन्या का भी मेरे पास दायित्व था। जी। तो जो जनजातीय बोलियों में लगभग 11 स्टेशन हम लोगों ने चालू किए जी जी वन्या रेडियो के नाम से। जी। तो जो अच्छा विचार आया उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अब उस विचार को मेरे जो बात के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, कार्यकर्ता जो लोग हैं, वो उनका विषय है कि उसको कितना विस्तार देते हैं, और बचा विस्तार पाते हैं, नहीं किया पाते जाए। हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने चिंता तो व्यक्तिगत कारणों से की थी कि क्योंकि वो प्रेम रखते हैं, जी। एक संबंध है, लेकिन मुझे लगता है कि जो उन्होंने विश्वास किया मुझ पर, तो मैंने कुछ करने की कोशिश की। जी अब जैसे शोधपीठ की सिलसिले में मैं आ जाऊँ, जी 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 तो विक्रमोत्सव, जी जी जी। तो विक्रमोत्सव जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 18-20 साल हो गए तो उसको शुरुआत की थी। 4-5 साल से मैं उसका विक्रम शोधपीठ के काम को देख रहा हूँ। तो करते करते कहाँ वो एक दिन का कार्यक्रम हुआ करता था, आज वो अभी जैसे 139 दिन का है। जाहिर है कि इसके माध्यम से हम लोग देश की जो विकास यात्रा है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। फिर उसमें हमने फिर और कुछ विस्तार दिया मुख्यमंत्री जी के ही प्रेरणा से और उनके एक सक्रिय हस्तक्षेप से। ये सब में व्यापार मिला, उसको जोड़ा, वो एक बिल्कुल अलग तरह की बात है। तो भारत का जो समाज है जिसने अपने विकास की यात्रा अर्जित करते करते एक हम मुकाम तक पहुँचे हैं, तो हम आधुनिकता में, व्यापार में, व्यवसाय में हम कहाँ खड़े हैं। तो एक वो विषय भी था कि हम उसका भी जायजा लें, और जो उज्जैन से जो जुड़ा हुआ समाज है वो उससे कितना लाभान्वित हो सकता है, कारों से या और औद्योगिक उत्पाद हैं। उसी के साथ साथ फिर हमने मैंने विक्रमोत्सव एक ऐसा आयोजन है जिसको पिछली बार भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, एक इनोवेटिव कार्यक्रम के बारे में, और तो जिसमें हर दिन हम उसका तेवर बदल रहे हैं, उसका मिजाज बदल रहे हैं। कवि सम्मेलन भी है उसमें, तो पुस्तकों का प्रकाशन भी है, प्रदर्शनियाँ भी हैं, और प्रदर्शनियाँ भी एक विषय पर नहीं है, कई तरह का उसमें शामिल है। फिर जैसे हमारी ये कोशिश थी कि भाई एक तो हमारा पुरातन इतिहास तो है ही, दुनिया में और भी देश होंगे, उनका जो परंपराएं हैं, उनकी जो उपलब्धियाँ, उसको भी हम समझें। तो पुराने इतिहास पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हमने शुरू किया। मतलब विदेशी जो लोग हैं वो भी इसमें वो भी संस्कृति से जुड़े हुए जो बिल्कुल लोग हैं, तो वो भी जैसे शामिल हो रहे हैं। हाँ, तो लगभग जब शुरू किया था तब पहली बार 6 देशों के लोग आए थे, फिर पिछली बार लगभग 13-14 देशों के थे, और इस बार जो है केवल 25 से ज़्यादा देश हैं, और सारे महत्वपूर्ण लोग। और हमको अच्छा ये लगा कि अब बाहर के जो लोग हैं उनका रुचि है कि हम क्या कर रहे हैं। और जैसे हमने जब वहाँ पर किया पहली बार, तो मैक्सिको के एम्बेसडर आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हमने 15,000 साल पुराने पुरातात्विक अन्वेषण का काम किया है। तो और वहाँ पर ये इंका कल्चर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। तो जब ये जो सो कॉल्ड आधुनिक समाज है, या क्रिश्चियनिटी का समाज है, या इस्लाम का जो समाज है, वो अभी आए भी नहीं है। तो 15,000 साल पहले क्या परंपरा नहीं है, और आनंद का विषय है, या हम इसको आनंद ही कहेंगे उससे। तो सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जब इतना बड़ा विक्रमोत्सव इसको मना रहे हैं, तो युवाओं को आपने इसमें कैसे जोड़ने का प्रयास किया कि विद्यार्थी भी जुड़े और जो दूसरे जो युवा हैं वो भी इसमें जुड़े? उसको आपने कैसे इस विक्रमोत्सव में शामिल करने की कोशिश की है? मैं दूसरी तरह से समझने की कोशिश करता हूँ जी कि युवा का मतलब मेरे लिए शरीर से युवा आदमी की बात नहीं है। जी जी जी। जिसका दिल जवान है, जिसका मानस जवान है, और जो दुनिया से सीखना समझना चाहता है। पिछले सालों में कम से कम 1000 साल, 800 साल की जो हमारी संघर्ष की यात्रा है भारत की, उसमें हम न केवल अपने अतीत के गौरव को, विरासत की शक्ति को पहचानना भूल गए, बल्कि अंग्रेज़ों ने जो हमको एक
जो दिया है या हम पर लादा है वो हमारे मनोबल को तोड़ा है। जी। तो हम भी ये मानने लगे कि हम कुछ भी नहीं थे, और जो उद्धार आके जो अंग्रेज जो लोग हैं, जो शासक लोग हैं, उन्होंने आके उद्धार किया। अंत में ये हुआ कि हमने ये मान लिया कि सब कुछ ज्ञान का जो केंद्र है, समृद्धि का जो केंद्र है, सब वो वहीं है। जबकि अभी भी ये इतिहास में ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं कि हम चाहे ढाका की मलमल की तरह उसको याद करें या बहुत सारी जो गौरव की बातें हैं। इवन जैसे अभी हम लोगों ने जो काम किया विक्रम शोधपीठ के माध्यम से हुआ, वो वैदिक घड़ी को लेकर जो 250-300 साल का समय है, जिसमें भारत के समय को बदलने का उन्होंने प्रयास किया कि भाई एक नकली अवधारणा के साथ कि रात को 12 बजे दिन शुरू हो जाता है, तो उन्होंने हमारी जो समय की प्रणाली को ध्वस्त करने की कोशिश की, हमारी नापतोल की प्रणाली को, हमारे मुद्रा विनिमय को, हर चीज़ को, हमारी भाषाओं को। तो हमारी कोशिश ये थी विक्रम शोधपीठ के माध्यम से भी या वीरभारत न्यास के माध्यम से या मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में भी कि हम अपने जो अतीत का, विरासत का जो गौरव है, उसकी शक्ति है, उसको हम पहचानें और उससे विकास के लिए रास्ता खोजें। और हवाई नहीं कि गप्पाजी करना, तो हमारे यहाँ जो एक परंपरा है गप्पाजी की बड़ी है कि आप कुछ नहीं पर गिराएंगे, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो कम से कम एक गंभीरता के साथ हम उस दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा ये लगता है कि न केवल अब हम उस फील्ड में अकेले हैं, बल्कि हम जैसा सोचने और करने वाले लोगों की संख्या भी देश में बहुत सारी बढ़ गई। तो अब हम एक यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम विक्रमोत्सव में जैसे युवाओं को आपने संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया, उसी तरह हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये विक्रमोत्सव कहेंगे कि हम आजीविका के लिए भी क्या महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात करेंगे कि कैसे लोग इससे जुड़ते जाएं। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये देश मेरी
बहुत महान है, छत्ती जंगरी का वादा है। विक्रमोत्सव के हम बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपने सभी युवाओं को जोड़ने की, हर उम्र के लोगों को जोड़ने की बात कही है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब ये इतना बड़ा उत्सव हम मना रहे हैं और लगभग 139 दिन चलेगा ये इतना बड़ा आयोजन, तो इसमें तो हम इतने लोग जुड़े रहेंगे, बाहर से लोग आएंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है उज्जैन। तो आजीविका के लिए जो लोग यहाँ वहाँ हैं, उज्जैन में रह रहे हैं या बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या वहाँ पर कोई शॉप्स है, कोई कला को लेकर या वाद्य यंत्रों को लेकर, सब लोगों ने अपनी अपनी मतलब संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। एक तो मज़ेदार ये भी है कि विक्रमोत्सव के माध्यम से, शोधपीठ के माध्यम से हम समाज को बहुत अधिक जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी जी। ये सुन के आपको आश्चर्य होगा कि आज भी विक्रमादित्य शोधपीठ में अभी भी उसका स्टाफ की संरचना है ही नहीं। जी अभी निदेशक महोदय ही हैं अकेले, जी जी। और वो किला लड़ाए हुए हैं। ओके। लेकिन इससे हटकर ये हुआ कि चूँकि मुख्यमंत्री जी उसी शहर से आते हैं, तो उन्होंने उनके जो टीम है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको इसके साथ जोड़ दिया। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को झांकना पड़ता नहीं है, मैं तक टेंशन नहीं उठाना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ कि वो इतने सारे लोग जुड़ गए। फिर आपने जो सवाल किया ठहरने के बारे में, तो उज्जैन का तो धीरे धीरे मैं कुछ ज़्यादा समय नहीं वो गुजरा है कि जब उज्जैन एक गाँवड़े के रूप में ही था। लेकिन अब जो सिमस के कारण हमारे में लगातार विकास होता रहा, होटल्स भी आते रहे, और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहर के विकास की कई तरह से चिंता की, तो आज की तारीख में उज्जैन में क्या क्या नहीं होने वाला है, चाहे स्टेडियम हो, चाहे वो होटल्स हो, मॉल हो, या साइंस सेंटर हो, साइंस सिटी हो, तो ऐसे जितने डायमेंशन से हम विचार करना चाहें हम कर सकते हैं। तो होटल्स भी बन रहे हैं लगातार, सराय भी बन रही हैं, धर्मशालाएं भी बन रही हैं, और आवागमन के जो साधन है वो भी ज़्यादा सुलभ हुए कि आप आसपास के शहर से भी आधे पौन घंटे की दूरी में आप समय में पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए अलग, चूँकि हम तो एक छोटी सी संस्था का काम हम लोग देख रहे हैं, तो हम सिर्फ एक आकर्षण खड़ा कर सकते हैं शहर से बाहर से आने वाले रसिकों के लिए, वो हमारा काम है। लेकिन उसके बाद उससे जो जुड़े हुए रोज़गार की बात है, ठहरने की बात है, आवास सुविधा है, तो खान पान की सुविधा है, यातायात की सुविधा है, तो ये शहर में लगातार बढ़ रही हैं और बदल रही हैं और उन्नति के तौर पर है। तो एक कार्यक्रम की सफलता इससे कि बेटी क्या कि लोगों को रोजगार मिल रहा है किसी न किसी रूप से, किसी भी रूप में हो। हम इसकी सफलता इसी से जान सकते हैं कि इस विक्रमोत्सव के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ये नहीं कह सकते हैं कि ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम है। अब सर मैं ये जानना चाहूँगी कि इस विक्रमोत्सव में आपने एक नई चीज़ और जोड़ने की कोशिश की है, पर्यावरण को, जल संरक्षण को, उसको भी शामिल किया। कि वो कैसे शामिल किया, कि किस तरीके से वो संस्कृति का उत्सव है और उसमें हम पर्यावरण की भी बात कर रहे हैं, जल संरक्षण की भी, ये कैसे संभव हो पा रहा है? जो मैंने कहा कि शोधपीठ का जो संकल्प वाक्य ही है विक्रमादित्य उनके युग भारत विद्या नव जागरण पर केंद्रित, तो जो जिसे पर्यावरण की बात ही करें, उज्जैन शहर जो है एक तो महाकाल की नगरी है, हम सब जानते हैं। तो महाकाल है क्या? तो सारी प्रकृति के मेरे सृष्टि के नियंता हैं। तो जितनी अधिकतर नदियों की जानकारी हमको मिलती है सब महाकाल के माध्यम से ही, महादेव के माध्यम से ही पृथ्वी पर आई हैं, चाहे गंगा हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे शिप्रा हो, बहुत सारी। तो ऐसे ही महाकाल विराजित कहाँ रहते थे? तो महाकाल वन में रहते थे। तो जैसे इस बार वन मेले को हमने जोड़ा है, और पिछले वर्ष से ही 2 साल हो गए, उसको 3रा साल होगा इस बार, जल गंगा संवर्धन। तो नदियों को के संरक्षण को लेकर, भूमि को अधिक से अधिक उपजाऊ बनाने को लेकर, तो इसी से जुड़ा हुआ जो है कि इसी विक्रमोत्सव में ही किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व भी मनाया जाना है मेले के रूप में। तो किसान मेला जो है
इसका मतलब केवल ये नहीं हुआ कि हम वहाँ पर खेती किसानी के जो उपकरण है उसकी कोई प्रदर्शन करेंगे, वो होगी, बीज हैं या किसान परिवार हैं वो उसमें सहभागी हों, पर लेकिन जो उनकी समस्याएं हैं, जैसे जल की समस्या है, जमीन तो है पर जमीन हो रही बंजर, बहुत सारा जो पोल्यूटेड पानी है, कहीं पर अस्पतालों का जो मल जल है, वेस्ट मटेरियल पानी है वो है, या जो शादी के घर जो बने हुए, जलसा घर जो बने हुए, उनका जो कचरा है वो आता है, ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं। और नहीं तो जिनकी नियत में खोट है सारी दुनिया पर कब्जा कर लेने की, ज़मीनों पर कब्जा कर लेने की, तो नदियों को नष्ट कर दिया। जैसे ये सुनकर हमको तकलीफ़ होती ही है कि भोपाल कहाँ एक ज़माने में 9 नदियाँ होती थीं, आज एक भी नहीं है। बिल्कुल। और हमको शायद गर्व है कि हमारे पास कोई नदी नहीं है। तो खैर तो नदियों पे तो अतिक्रमण हो गया, तालाबों पे भी अतिक्रमण तो हो वो करने वाले हम ही लोग हैं। बिल्कुल। और जब त्राही मचती है, पानी नहीं मिलता है, तो गर्मी लगती है, तो या मौसम का अतिरंजना होती है, तो तब हम केवल उतनी आहू करके या अखबारों में 2 हेडलाइन पढ़ के अपने आप को सोचते हैं ठीक हो गया। लेकिन इसमें जो हमारी जो डिज़ाइन है, जैसे वन मेले के माध्यम से ही, कि हम उनके प्रति एक अवेयरनेस खड़ी हो। और जैसे अभी एक नया प्रयोग जो वन विभाग ने शुरू किया है इस बार, कि महाकाल वन प्रसादम। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जैसे महाकाल को जो भोग अर्पित होता है वो तो हम वहाँ पर मिलता ही, जो दर्शनार्थी जाते हैं। अब ये हुआ कि महाकाल को, महादेव को जो वनस्पतियाँ प्रिय हैं, तो रुद्राक्ष के पौधे मिल जाएंगे आपको, बिल्व पत्र मिल जाएंगे, पारिजात मिल जाएंगे, और भी जो हैं। तो ये जो पवित्र वस्तुएं, पवित्र वनस्पतियां हैं जो महाकाल को, महादेव को प्रिय हैं, इस विक्रमोत्सव में वो भी जुड़ गए हैं वन विभाग। हाँ। और उन्होंने भी अपने जो ये पौधे हैं जो भी वनों से जुड़े हुए और जो महाकाल को समर्पित है, उनकी प्रदर्शनियां लगाई कि लोग वहाँ खरीद भी सकते। बिल्कुल। तो वो और रेगुलरली आप खरीद सकते हैं। मैंने मेला तो 4 दिन का है, लेकिन एक तो हमको अच्छा खुशी इस बात की है कि अब विक्रमोत्सव की जो शुरुआत है वो वन मेले से हो रही है। जी। एक तो महाकाल वन हमारे लिए बहुत श्रद्धा का केंद्र है, और एक और विचार उनका है, अब देखिए कब क्रियान्वित होता है, कि नदियों के संरक्षण के लिए, क्योंकि नदियों का संरक्षण बगैर वृक्षारोपण के संभव ही नहीं है। वृक्ष ही है जो उनकी कटाई रोकते हैं, क्षरण को रोकते हैं। तो अब कितना वो कर पाते हैं, मैंने राज्य को ही करना है, तो चाहे वो शिप्रा का क्षरण रोकने के लिए, शिप्रा का क्षय रोकने के लिए, चाहे नर्मदा हो या और जो प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और फिर मैं इसका भी आनंद है कि साल भर पहले तक लोगों को पता ही नहीं था कि प्रदेश में नदियां हैं कितनी। तो क्यों प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कह रहे हैं। तो जहाँ सरकारी डायरी हो उसमें भी आप देखें 2-4 नदियों के जिक्र आएगा, उसके बाद फिर वो इतिश्री रेवा खंड है। 1000 से ज़्यादा नदियों का घर है मध्य प्रदेश। 1000 से ज़्यादा, क्योंकि उसमें सब तरह की हैं। तो और बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो जैसे हम लोगों ने काम किया, वीर भारत न्यास ने किया, वो मैपकास्ट ने के साथ मिलकर, कि सैटेलाइट मैपिंग के ज़रिए नदियों की जो संरचना है उसको हमने खोजने की कोशिश की। और समय पहले 50 साल पहले, 25 साल पहले उनके क्या हाल थे, आज क्या है और कल क्या हो जाएंगे हम, यदि यही हालत रहे। और ठीक इसी तरह से इस बार जो हमारा संकल्प है कि प्रदेश की जो खेती योग्य ज़मीन है, तो 50 साल पहले कितना रकबा था, फिर हमने ये जो प्रदूषण और सबके जो भी तरीके के कब्जे होंगे तो कितने वो रकबे कम हुए, या भूमि की उपजाऊ जो एक तरह से प्रकृति है वो कैसे खत्म हुई या हो रही है। तो हम उस अध्ययन के माध्यम से ये समझना की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 25 साल बाद हम कहाँ खड़े होने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो माहौल है कि हमने कंक्रीट का एक जंगल बना के हम सोचते हैं कि हम विकास के पथ पर आ गए। तो विकास के जो भी लक्ष्य हैं वो पूरे होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ विरासत है, जीवन है, मनुष्य वो बचे, संस्कृति बचे, तो ही उस विकास का एक तरह से समाज उपभोग कर पाएगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने विक्रमोत्सव के जरिए
युवाओं को जोड़ने की कोशिश है, संस्कृति को समझने की जो कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझे, युवा समझे, सामान्य जन समझे, और साथ ही विक्रमादित्य ने कैसे उनका प्रशासनिक अनुभव रहा ये भी हमें समझने का मौका मिल रहा है। तो सर, आपके इस आयोजन के लिए हम अभी से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये बहुत सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उज्जैन पहुँचे और सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उसको समझें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने हमारे इस कार्यक्रम में संस्कृति को समझा और साथ ही ये समझा कि विक्रमोत्सव किस लिए मनाया जा रहा है, उसका क्या उद्देश्य है। तो हमारे सभी दर्शकों से भी गुजारिश है कि ज़रूर विक्रमोत्सव का आनंद लें और उसे देखने के लिए ज़रूर उज्जैन जाएं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए विषय के साथ और नए अतिथि के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।